हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। जैसे कि हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है और मॉक टेस्ट नंबर आज हम करेंगे 9। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। द करेक्टरिस्टिक वेजिटेशन ऑफ दिल्ली इज। अगर हम करेक्टरिस्टिक वेजिटेशन की बात करें तो दिल्ली जो है वो एरिड और सेमी एरिड रीजन में आता है। मतलब थोड़ा सा ड्राई है, कितनी ज्यादा गर्मी होती है दिल्ली में, है ना। बारिश कम होती है और उसी वजह से ये ड्राई रहता है। अब प्लांट्स कैसे होंगे? प्लांट्स भी वैसे ही होंगे ना, जैसे ड्राई रीजन्स में प्लांट्स अडेप्टेड हो सकते हैं उस कंडीशन को, वैसे ही प्लांट होंगे, वैसी अडेप्टेशन उनकी होगी। तो यहाँ पे सावना नहीं, ग्रासलैंड नहीं, थोर्न स्क्रब, यस ये ड्राई रीजन्स के प्लांट है। टेम्परेट डेसिड्यूस, टेम्परेट तो ठंडा एरिया आ गया, ठीक है। तो हमारे थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ? जहाँ पे बारिश बहुत होगी वहीं पे होंगे, ठीक है। रेनफॉल बहुत ज्यादा होनी चाहिए, रेनफॉल हाई। अब ये कहाँ होती है? तमिलनाडु में ठीक ठीक, हिमाचल प्रदेश में भी ठीक ठीक हो जाती है, मध्य प्रदेश में भी ठीक ठीक। बट वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स में अच्छी रेनफॉल है, वेजिटेशन बहुत अच्छी है। और वेस्टर्न घाट्स ही पूरे हमारे नॉर्थ जोन का अगर हम देखें तो जो क्लाइमेट है वो डिसाइड करता है, मतलब इसी पे डिपेंड करता है। वहीं पे बारिश होती है या यहाँ बारिश ज्यादा होनी है, तो वेस्टर्न घाट्स का रोल काफी बड़ा है उसमें। और वेस्टर्न घाट्स आगे जाके ईस्टर्न घाट्स से भी मिलती है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट से भी मिलती हैं आगे, मतलब जैसे चल वेस्टर्न घाट वेस्ट में है तो जैसे इनके बहुत ही हाई थिक वेजिटेशन ऑफ माउंटेन्स है, तो जाते जाते आगे जाके ईस्टर्न घाट से भी मिल जाती है। बट ईस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें तो वहां रेनफॉल कंपैरेटिवली कम होती है, क्योंकि पूरा एरिया ही चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी का मतलब क्या है? दिखने में गैमेट्स टोटली अलग है, एनाइसो मतलब नोट सेम। गैमीट्स कैसे हैं? दिखने में सेम नहीं है, ठीक है। और ये कंडीशन किसमें पाई जाती है? स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा की अगर हम बात करें तो कंडीशन इनमें अलग होती है थोड़ी सी, क्योंकि मतलब इनके जो गमीट्स होते हैं वो, मेल गमीट क्या करता है, मोटाइल होता है और वो जाता है फीमेल गमीट के पास। और वही जो फीमेल गमीट है वो क्या होता है, लार्ज होता है, मेल गमीट थोड़ा स्मॉल होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इनका हम कंपैरिजन मेनली किस पे करते हैं? डिग्री ऑफ मोटिलिटी पे, ठीक है। मतलब मोटाइल है, मेल गमीट कैसा है? मोटाइल है। फीमेल गमीट कैसी है? इमोटाइल। चले आगे। चलिए, द सेल ऑफ यूलोथ्रिक्स बियर्स। यूलोथ्रिक्स की सेल की बात करें, यूलोथ्रिक्स क्या है? एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी मतलब क्लोरोफाइटा। अब अगर हम बात करें ना, इनमें एल्गी, ग्रीन एल्गी है, फोटोसिंथेसिस करती है, मतलब क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट ही है इसमें, क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट ही है। बट अलोंग विथ क्लोरोप्लास्ट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इनमें पायरिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब पायरिनोइड्स है क्या? एक इस तरह से आउटर शीट होती है, स्टार्च शीट बनी हुई, ठीक है। बीच में क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये क्या है? स्टार्च शीट। एंड सेंटर में क्या है? एक प्रोटीन बना, प्रोटीन होता है। स्टार्च शीट उसको एनक्लोज करती है, तो इसी को हम पायरिनोइड बोल देते हैं, ठीक है। और ये फोटोसिंथेटिक CO2 फिक्सेशन में हेल्प करती है। क्लोरोप्लास्ट में ही होते हैं ये, फोटोसिंथेटिक CO2 फिक्सेशन में हेल्प करते हैं पायरिनोइड्स। तो अगर हम बात करें यूलोथ्रिक्स की, तो इसमें एक क्लोरोप्लास्ट होता है और फ्यू पायरिनोइड्स, मतलब 4 5 6 इतने पायरिनोइड्स होते हैं। मतलब 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग बियर्स रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट। रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? पहले तो रेटिकुलेट वर्ड का मतलब सुन लो। इसका मतलब होता है नेटवर्क लाइक। अब क्लोरोप्लास्ट ऐसा होगा, मतलब इसमें एक नेटवर्क सा बना होता है, ये सारे जुड़े हैं एक दूसरे से, ठीक है। इस नेटवर्क को क्या बोल देते हैं हम? रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट।
डन। अब ये रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट हमें किस में मिलता है? ओइडोगोनियम में मिलता है। चले आगे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोसिटिक एल्गी। सिनोसिटिक एल्गी कौन सी होती है? पहले तो सिनोसिटिक वर्ड का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड और सिंगल सेल होगा बट बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, तो वो कंडीशन हमें किस में मिलती है? कौन सी एल्गी में मिलती है? वो चीरिया में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेड एल्गी विच इज ब्लू ग्रीन इन कलर। इसमें रेड एल्गी है मतलब रोडोफाइटा है, और उसका कलर, बट कलर वो कैसे शो करती है? ब्लू ग्रीन रेंज करती है वैसे वो दो तीन कलर्स के बीच, तो ब्लू ग्रीन भी उसी का एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम बात कर रहे हैं बेट्रैकोस्पर्मम की, तो बेट्रैकोस्पर्मम है तो रेड एल्गी बट दिखने में कैसी है? ब्लू ग्रीन कलर की। ठीक है, नेक्स्ट। एशियोस्पोर्स ऑफ पक्सीनिया आर। अच्छा, अगर हम पक्सीनिया की बात करें ना, तो पक्सीनिया क्या है? एक फंजाई है, और इस ये फंजाई है और क्या है? पैथोजन है। बहुत मतलब बहुत ही हार्श पैथोजन है। किस पे? दो प्लांट्स पे है, एक तो बारबेरी, सेकंड इज वीट। कुछ लाइफ की स्टेजेस ये इस पे गुजारती है, कुछ लाइफ की स्टेजेस इस पे गुजारती है, मतलब इसके दो होस्ट है। और एशियोस्पोर्स किस पे अटैक करते हैं? वीट पे अटैक करते हैं। एशियोस्पोर्स किस पे अटैक करते हैं? सॉरी, एशियोस्पोर्स अटैक करते हैं बारबेरी पे, और वीट पे अटैक करते हैं बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, बारबेरी पे कौन? एशियोस्पोर्स अटैक करते हैं बारबेरी पे, और वीट पे कौन करते हैं? बेसिडियोस्पोर्स। और ये जो एशियोस्पोर्स की अगर हम बात करें तो ये थिक वोल्ड होते हैं, थिक वोल्ड होते हैं, राउंड होते हैं, येलोइश इन कलर होते हैं। ठीक है, और इनके कैरेक्टरिस्टिक लिखवा रही हूँ। यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड है, और बाइन्यूक्लिएटेड है। तो इन्होंने पूछा है एशियोस्पोर्स ऑफ पक्सीनियारा। अब इनमें से कोई ऑप्शन उठा लो। थिक वोल्ड ऑप्शन में नहीं है, यूनिसेलुलर भी नहीं पूछा गया, राउंड भी नहीं पूछा गया, येलोइश इन कलर कलर भी नहीं पूछा गया, तो क्या पूछा गया? न्यूक्लियस की कंडीशन पूछी गई है, तो कैसा है? बाइन्यूक्लिएट। राइट, चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोशियस फंगस। हेट्रोशियस का मतलब होता है जिसके दो होस्ट हों, मतलब दो होस्ट पे वो अपना लाइफ साइकिल पूरा करे। अभी अभी हमने बात की है पक्सीनिया की। पक्सीनिया क्या करती है? पहला होस्ट है बारबेरी, दूसरा क्या है? वीट। दोनों पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है। ठीक है, बहुत ज्यादा खराब कर देती है वीट को, बारबेरी को, बट वीट मेनली हम उगाते हैं तो वीट पे काफी बुरा असर पड़ता है इसका, पक्सीनिया का। खतरनाक फंगस है। नेक्स्ट, हाइमेनियम इज। अच्छा, हाइमेनियम है क्या? पहले तो मैं बता दूं, एक स्ट्रक्चर है इस तरह से कुछ काइंड ऑफ। ठीक है, एक इस तरह का स्ट्रक्चर है। इस पे क्या अरेंज्ड होते हैं? इस पे इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। एस्काई रख लो या बेसिडिया रख लो। ठीक है, इसमें क्या है? स्पोर्स होते हैं, और ठीक है, इसमें स्पोर्स है, तो इसी को हम बोलते हैं हाइमेनियम। इसी के ऊपर मतलब ये जो है ना, ये क्या है? पैरेलल अरेंजमेंट है स्पोर्स का, मतलब इस तरह से ये पैरेलली अरेंज्ड है ना, तो इसी को हम बोल देते हैं हाइमेनियम, जिसमें पैरेलली अरेंज स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पैरेलल अरेंज ऑफ, और किसके किसके? एस्काई और बेसिडियो, मतलब एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, इन दोनों फंजाई का। एस्कोमाइसिटीज को कॉमनली क्या बोलते हैं हम? सैक फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं? क्लब फंजाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द क्लोज्ड एस्कोकार्प इज टर्म्ड एज। क्लोज्ड एस्कोकार्प की बात हुई है, मतलब इस तरह से कुछ एस्कोकार्प होता है ये,
इसके अंदर स्पोर्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर स्पोर्स है, क्लोज्ड है, तो ये कंडीशन होती है क्लाइस्टोथीशियम। वहीं अगर हम पेरीथीशियम की बात करें या एपोथीशियम की बात करें तो एपोथीशियम इस तरह से होता है, ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है, एपोथीशियम। नेक्स्ट है हमारी पेरीथीशियम। पेरीथीशियम में इस तरह से अरेंज होते हैं। एंड लास्ट वन इज हिस्टेरोथीशियम। हिस्टेरोथीशियम में अगर हम बात करें तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है इसको काट का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरोथीशियम। ये हो गया क्लाइस्टोथीशियम, ये एपोथीशियम, ये है पेरीथीशियम, आई एम राइटिंग इट डाउन, और ये क्या है, हिस्टेरोथीशियम। तो हमारा आंसर कैसा है, क्लोज्ड एस्कोकार्प हमें किस में देखने को मिला, क्लाइस्टोथीशियम में। अच्छा, इसी से मुझे एक बात याद आ गई, क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स सुने होंगे आपने, क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स सुने हैं। क्लाइस्टो वर्ड इज फॉर क्लोज्ड वंस। क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स में क्या होता है कि कंडीशन कैसी है, फूल बंद होता है, अंदर ही ओवरी है, अंदर ही स्टेमेंस है, तो क्या होगा, अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगी। हमेशा ये यहाँ क्या होती है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है इन फ्लावर्स के अंदर, क्योंकि ये फ्लावर्स क्या है, क्लोज्ड है, तो बाहर से होने का कोई भी मतलब जरिया ही नहीं है इनके पास, राइट। तो क्लाइस्टो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, क्लोज्ड के लिए जनरली, तो याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर विच बियर्स बेसिडियोस्पोर इज टर्म्ड एज। अच्छा, अब बेसिडियोस्पोर की अगर हम बात करें तो इस तरह से काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे स्पोर्स लगे होते हैं, इसको बोल देते हैं बेसिडियोकार्प, या बोल दो बेसिडियम बोल दो, और इसको बोल देते हैं स्टेरिग्मा, और ये क्या है, स्पोर्स, बेसिडियोस्पोर है। तो जिसपे बेसिडियोस्पोर्स हैं वो स्ट्रक्चर क्या है, स्टेरिग्मा है। हमारा आंसर क्या है, स्टेरिग्मा। नेक्स्ट, इन प्रोकैरियोट्स जनरली म्यूटेशंस कैन बी इंड्यूस्ड बाय। म्यूटेशंस होती क्या है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, सडन हेरिटेबल चेंजेस। अब होता क्या है, म्यूटेशन अगर हमें कुछ तो हो जाती है नेचुरली, बट अगर हमें किसी, अब आजकल देखो रिसर्च का जमाना है, इतनी रिसर्च चल रही है, तो उसमें क्या होता है, म्यूटेशन बैक्टीरिया में म्यूटेशंस करवाएंगे, उसको यूज करेंगे अलग अलग चीजों पे। जैसे बैक्टीरिया में म्यूटेशन क्यों करवा सकते हैं, उसको डिसार्म करने के लिए म्यूटेशंस करवा सकते हैं, और उसका किसी और जगह यूज कर सकते हैं, जैसे प्लाज्मिड वगैरह में, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में जो बैक्टीरिया में, मतलब जनरली प्रोकैरियोट्स को मेनली कौन बिलोंग करता है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में कैसे होती है, यूवी रेज से म्यूटेशन करवाता है और उनका आगे फिर यूज करता है, ठीक है, यूवी रेज से वो म्यूटेशन करवाई जाती है, फिर उनको आगे यूज किया जाता है। नेक्स्ट, फर्स्ट डिस्कवर्ड केमिकल म्यूटाजन इज। केमिकल म्यूटाजन की बात करें तो पहला जो डिस्कवर, अच्छा, म्यूटाजन क्या होते हैं, जो म्यूटेशंस करवाते हैं, ठीक है। फैक्टर्स, फैक्टर्स नहीं, एजेंट्स कर लेते हैं, एजेंट्स विच कॉजेज म्यूटेशंस, उनको हम क्या बोल देते हैं, म्यूटाजेंस। एजेंट्स विच कॉजेज म्यूटेशंस, उनको हम क्या बोल देते हैं, म्यूटाजेंस। जो एजेंट म्यूटेशंस करवाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, म्यूटाजेंस बोल देते हैं, ठीक है। चले आगे। अच्छा अभी नहीं, अभी रुको। एजेंट्स विच कॉजेज म्यूटेशन, उनको म्यूटाजेंस बोल देते हैं। और पहला केमिकल म्यूटाजन कौन सा डिस्कवर हुआ था, मस्टर्ड गैस, और इससे ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला यहाँ पे मॉडल ऑर्गेनिज्म है, इसी में क्या करवाई गई थी, म्यूटेशन करवाई गई थी। फ्रूट फ्लाई भी बोला जाता है इसको, ठीक है, ये म्यूटेशन इसी में करवाई गई थी थ्रू मस्टर्ड गैस। चले आगे। अच्छा, वोबल हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। पहले तो वोबल हाइपोथेसिस होता क्या है, अब चलिए
एक थोड़ा सा लंबा जाएगा ये क्वेश्चन, सुनो बस ध्यान से, समझ आना चाहिए आप लोगों को, अच्छे से समझ आना चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें तो डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। और यहाँ जो आरएनए है वो मैसेंजर आरएनए। अब अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में क्या है? अमाइनो एसिड्स। ठीक है। अब अमाइनो एसिड्स कैसे होते हैं? पेयर, मतलब ट्रिपलेट में ऐसे, जैसे AUG, ये एक बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? कोडोन बन जाएगा। फिर ये क्या आगे जाके कोड करेगा किसी चीज को, जैसे AUG की बात करें तो ये मिथियोनिन को कोड करता है। और टोटल हमारे कितने बनते हैं? 64 बनते हैं, जिसमें से एक है स्टॉप कोडोन, मतलब 3 का ग्रुप निकल गया। अब बचे हमारे पास 61, क्योंकि 3 ही तो कोड करते हैं। ठीक है, बचे 61। अब 61 अगर बचे हैं तो हमें 61 टीआरएनए चाहिए, बट 61 टीआरएनए जनरली होते नहीं है, 45 होते हैं, कम हो सकते हैं थोड़े, इतने 61 बहुत रेयरली फाउंड होते हैं, मतलब मिलते ही नहीं है। तो होता क्या है, टीआरएनए की अगर हम बात करें तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये है 5 प्राइम एंड ये है 3 प्राइम एंड। अब यहाँ पे टीआरएनए के एंटीकोडोन्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे आ जाएगा मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के कोडोन्स प्रेजेंट है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए के कोडोन प्रेजेंट है। अब टेक्निकली होना क्या चाहिए? अगर ये AUG है तो ए किससे बाइंड करेगा? टी से बाइंड करेगा। यू आ जाएगी यहाँ पे, सॉरी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आरएनए की। आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल होता है इंस्टेड ऑफ थायमिन, तो यू की जगह ए आना चाहिए। अब यहाँ टेक्निकली क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। सी आना चाहिए, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है कोडोन्स का मतलब इसके बाद जब कोडोन्स इतने रह गए तब हमारे पास आता है वोबल हाइपोथेसिस। वोबल हाइपोथेसिस में क्या बोला गया कि जैसे अगर हम बात करें, अब ये होती है स्टैंडर्ड पेयरिंग, इसको बोल देते हैं स्टैंडर्ड पेयरिंग, बट इसमें नॉन स्टैंडर्ड पेयरिंग का यूज किया जाता है। मतलब अगर ये हमारा क्या है? टीआरएनए, तो टीआरएनए को किससे बाइंड करवाया? मतलब टीआरएनए में AUG, ये है मैसेंजर आरएनए, इसको बाइंड करवाया जाएगा। यू ए हो गया, यहाँ पे रख लो यू आ गया, तो ये क्या हो गया? नॉन, यू से जी जनरली बाइंड नहीं करता है, तो ये क्या हो गया? नॉन स्टैंडर्ड पेयरिंग। इसी को क्या बोला गया? वोबल हाइपोथेसिस। और ये किन्होंने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। तो हमारा आंसर हो जाता है क्रिक। किन्होंने दिया था? ये फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ठीक है, और कब दिया था? 1966 में दिया था। क्लियर? आई होप वोबल हाइपोथेसिस आपको क्लियर हो। नेक्स्ट, द टीआरएनए मॉलिक्यूल लैकिंग एन अमीनो एसिड इज नोन एज। अगर हम टीआरएनए मॉलिक्यूल की बात करें ना, अगर हम टीआरएनए मॉलिक्यूल की बात करें, टीआरएनए मॉलिक्यूल की बात करें, अगर हम टीआरएनए मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें क्या होता है? अमाइनो एसिड कोवेलेंटली बाउंड होता है। एक सेकेंड यार, ये दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। चलिए, टीआरएनए में क्या होता है? अमाइनो एसिड कोवेलेंटली बाउंड होता है इसके साथ। अब जिसके साथ अमाइनो एसिड बाउंड नहीं होगा तो वो टीआरएनए उसको बोल देते हैं अनचार्ज, और जिसके साथ वो बाउंड होता है, अमाइनो एसिड होता है, उसको बोल देते हैं चार्ज्ड। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है कि जिसके साथ अमाइनो एसिड नहीं है उसको हम क्या बोल देते हैं? अनचार्ज। अब इस पे
अगर हम बात करें ये अमाइनो एसिड उनके साथ बाउंड कौन करवाता है, तो इसके लिए हमारे पास एक एंजाइम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये एंजाइम इसको बाउंड करवाता है सिंथेटेज किसके साथ, उस अमाइनो एसिड के साथ जिसके साथ टीआरएनए को बाइंड। ठीक है, नेक्स्ट oxygenic photosphorylation is also known as non-cyclic photosynthesis reaction because अगर हम बात करें पहले आता है हमारा PS2। अब PS2 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन यूज कर रहा है, PS1 PS2 के इलेक्ट्रॉन्स यूज कर रहा है। अब जब इन्होंने यूज कर लिए तो ये वापस कहीं PS2 में जाते हैं, नहीं जाते, वापस नहीं जाते ना, तो ये मूवमेंट कैसी हुई, यूनिडायरेक्शनल हुई, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है। ठीक है, और इसको क्या बोल देंगे, नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक भी तो है क्योंकि वापस तो PS2 में जा ही नहीं रहे। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। द इलेक्ट्रॉन दे रीच द PS2 अगेन, नहीं तो नॉन साइक्लिक क्यों बोलते, तो साइक्लिक बोला जाता। द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय PS2 दे वोंट रीच द सिस्टम बैक, बिल्कुल सही। अब PS2 से जो इलेक्ट्रॉन्स गए वो वापस कभी नहीं आएंगे क्योंकि वो कहाँ जा रहे हैं, PS1 के पास। द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट ट्रांसफर टू PS1, नहीं, अगर ट्रांसफर नहीं किए जाते तो वापस PS2 के पास आने चाहिए, कहीं जाने चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाता है सेकंड। ठीक है, चलिए The first electron acceptor in photosystem 1 of cyclic phosphorylation is, अगर हम cyclic phosphorylation की बात करें तो उसमें जो फर्स्ट एक्सेप्टर है ना वो है फेरिडोक्सिन, क्योंकि जो फेरिडोक्सिन है वो क्या कर रहा है, PS1 से इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, PS1 से इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है और उसके बाद फेरिडोक्सिन में ट्रांसफर कर रहा है। अब PS1 के पास कहां से आए, प्लास्टो सियानिन के पास से PS1 के पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, PS1 के पास इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए, प्लास्टो सियानिन से। वही इलेक्ट्रॉन्स कहां दे दिए, फेरिडोक्सिन से। तो फेरिडोक्सिन कैसे एक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट कर रहा है और आगे उनको पास करवा रहा है। तो हमारा आंसर हो जाता है फेरिडोक्सिन। और एक और काम होता है फिर, जब ये ट्रांसफर करवाए तो NAD पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, NADPH में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर, चलते हैं आगे। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ, फ्लोएम किसका बना है, फ्लोएम मतलब फ्लोएम में क्या क्या पार्ट्स है, कंपोनेंट्स क्या है फ्लोएम के। चलिए फ्लोएम की अगर हम बात करें तो फ्लोएम में क्या होते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा, सीव एलिमेंट्स, सीव एलिमेंट्स में क्या क्या आता है, सीव सेल्स आते हैं, सीव ट्यूब्स भी आती हैं। ट्यूब्स किस में प्रेजेंट है, एंजियोस्पर्म में। सीव सेल किस में प्रेजेंट है, जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, उसके बाद फ्लोएम फाइबर्स डेड टिश्यू है, फाइबर्स क्या है, डेड टिश्यू। ये क्या कर रहा है, सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद एक और होता है यहां मेंशन नहीं है, कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स भी किसमें प्रेजेंट होते हैं, एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म में इनकी जगह कौन प्रेजेंट होता है, बल्बी फॉर्म सेल्स। जिम्नोस्पर्म्स में कौन से प्रेजेंट होता है, बल्बी फॉर्म सेल्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ऑल ऑफ दिस। क्लियर, नेक्स्ट जाइलम इज डैश टिश्यू। जाइलम को हम हमेशा एक दो टाइप के टिश्यूज होते हैं, सिंपल टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। और ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, इनको हम हमेशा कॉम्प्लेक्स टिश्यू में पढ़ते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम को कॉम्प्लेक्स टिश्यू में पढ़ते हैं। ठीक है, चले आगे। सिंपल टिश्यूज में हमारे वो होता है पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, ये सारे सिंपल टिश्यूज में आ जाते हैं, स्क्लेरेन्काइमा। चलिए तो हमारा आंसर है सी। नेक्स्ट
TI plasmid used in genetic engineering is obtained from। TI plasmid की फुल फॉर्म लिखो पहले तो, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये क्या करता है, प्लांट्स में ट्यूमर फैलाता है जिस बैक्टीरिया से ये लिया जाता है, और उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। अब इसको क्या किया जाता है, अब आप बोलोगे इस यही तो ट्यूमर फैला रहा है, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्यों यूज किया। इसको क्या करते हैं फिर, डिसार्म करके यूज किया जाता है, प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। इसको डिसार्म मतलब कि उसकी इन्फेक्ट करने की जो क्षमता है उसको कम कर दिया जाता है, कैपेबिलिटी लॉस्ट कर दी जाती है उसकी, कि इन्फेक्ट ना कर सके वो, उसको हम बोल देते हैं डिसार्म। अब जब उसको डिसार्म किया फिर उसको वापस प्लांट के लिए यूज किया जाता है, तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बनाया जाता है, और उसको यूज करते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, चलिए आगे। गोल्डन राइस इज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप विद ट्रेड फॉर। गोल्डन राइस की अगर हम बात करें तो गोल्डन राइस नेचुरली नहीं थे, पहले नहीं थे, पहले हमारे जो हम खाते हैं जनरली व्हाइट राइस वही थे। फिर इनको आगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाया गया, क्योंकि अगर हम बात करें तो चावल में विटामिन कंटेंट बहुत कम था, तो इसको गोल्डन राइस को विटामिन ए रिच बनाया गया। अब जो गोल्डन राइस मार्केट में आती है वो विटामिन ए रिच होती है, तो गोल्डन राइस क्या एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है विद ट्रेड फॉर हाई विटामिन ए कंटेंट। ठीक है, डन। उसके बाद रूमिनेट एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन। रूमिनेट एंडोस्पर्म होता क्या है, पहले तो रूमिनेट एंडोस्पर्म होता है जिसकी एंडोस्पर्म की आउटर लेयर क्या करती है, इनवेजिनेट कर जाती है एंडोस्पर्म में। इस तरह का एंडोस्पर्म बनता है, और ये एक फैमिली में बनता है जिसका नाम है एनोनेसी। ठीक है, एनोनेसी में ये ऐसा बन जाता है। जो आउटर सीड कोट है मतलब टेस्टा है, टेस्टा कहती है इनवेजिनेट कर जाती है एंडोस्पर्म के अंदर, और किस फैमिली में पाया जाता है ये एनोनेसी, और इसकी एग्जांपल है एनोना। ठीक है, चलिए। कंपोजिट एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। इसमें होता क्या है, जो एंडोस्पर्म है वो इकट्ठा होके कहाँ चला जाएगा, बेस में चला जाएगा, ओवरी के बेस में चला जाएगा, बिल्कुल यहाँ। अब यहाँ इकट्ठा होके एक मास बना लेगा जिसको बोल देते हैं कंपोजिट एंडोस्पर्म। और ओवरी कैसी हो जाती है, मतलब उसके अंदर मास बना के ओवरी एनलार्ज हो जाती है, फिर एनलार्ज कर जाता है और मास बनाता है, और किस में पाया जाता है, लोरनेंथिस में, नेंथिसी में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन कन्वर्टिंग प्रोटीन्स इनटू अमोनिया बाय सॉइल बैक्टीरिया इज कॉल्ड। अगर हम बात करें नाइट्रोजन कन्वर्टिंग प्रोटीन्स, अच्छा प्लांट्स की अगर हम बात करें तो होता क्या है, ये हमारा प्लांट है, रुको अच्छा से बनाती हूँ। ठीक है, ये हमारा प्लांट है, ये इसकी लीव्स होगी। ठीक है, उसके बाद इस पे एक सुंदर सा फ्लावर बना देते हैं हम, पिंक कलर है नहीं, पर्पल का बना देते हैं। ठीक है, ये है हमारा फ्लावर। अब हो क्या रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये सॉइल है, यहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर भी है, डेड ऑर्गेनिक मैटर भी है, जैसे किसी एनिमल की डेथ हुई, कोई प्लांट का कोई लीफ टूटी, यहाँ आएगी तो यहाँ क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब डेड ऑर्गेनिक मैटर में नाइट्रोजन कंटेंट हाई रहेगा। अब डेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ा जाता है, किसमें, प्रोटीन्स में, बाय सम बैक्टीरिया। फिर प्रोटीन से उनका क्या बनाया जाता है, अमाइनो एसिड्स, क्योंकि प्रोटीन्स किसके बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड्स के बाद अमोनियम आयंस में बनाया जाता है उसको। ठीक है, अमोनियम आयंस के बाद उसको
आगे यूटिलाइज की मतलब फर्दर तोड़ा जाता है नाइट्राइट में, फिर नाइट्रेट में, फिर प्लांट्स ऑब्जर्व करने की कंडीशन में आते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है इस कन्वर्जन को क्या बोला गया, मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर से या प्रोटीन से रख लो, इस कन्वर्जन को क्या बोलते हैं? इस कन्वर्जन को हम बोलते हैं एमोनिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयंस फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर या प्रोटीन्स कर लो या अमाइनो एसिड्स कर लो, उसको क्या बोल देते हैं? एमोनिफिकेशन। और जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से होते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया आर इन्वॉल्व। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाता है एमोनिफिकेशन। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बचे हैं उसमें। अभी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।